एक ऐसी कंपनी पकड़ो यार जिसके जिसके दरवाजे के बाहर जाके उसका ताला पकड़ सकते हो। एसी भी सोलर वाला हो सकता है क्या? ऐसा कुछ फेस्टन सोच रही है, फेस्टॉन? यस डेफिनेटली। जैसे मैंने अभी बताया कि इनोवेशंस या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं। अभी सोलर पैनल सिस्टम हर किसी के घर में लग रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग लगाने वाले हैं। लेकिन जो हार्ट ऑफ द सिस्टम है, ब्रेन ऑफ द सिस्टम है, वो है इन्वर्टर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं और पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक सोलर इन्वर्टर को चूज करते हैं और चूज करना चाहिए। तो इसी के लिए हमारे साथ हैं अमित सर, जो कि फेस्टन को पूरा मार्केट हेड कर रहे हैं। हाँ। तो स्वागत है सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरे भाई। तो अभी मैं जयपुर में आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट भी है और ये डिटेल में हमें इन्वर्टर के बारे में बताने भी वाले हैं। तो सर, सबसे पहला ये सवाल है कि एक बेस्ट इन्वर्टर कैसे चूज कर सकते हैं हम? यार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मैं सोलर से करीब 18 साल से एसोसिएटेड हूँ। हाँ। पहले एक और इन्वर्टर कंपनी में था, फिर दूसरी में था, अब मैं इसमें काम कर रहा हूँ। बट 12 साल में मैंने 3 जॉब चेंज किए इन्वर्टर्स में। हाँ, और इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि बेस्ट एडवाइस आपसे ही मिल सकता है। थैंक यू यार। जिस हिसाब से पीएम सूर्यघर योजना आई, कुसुम योजना आई, सोलर का एकदम वो काइंड ऑफ एक्सप्लोजन सा हो गया कि हर जगह हर घर सोलर का जो प्रोग्राम चल रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है कि लोग कंपोनेंट लेवल पे एक को अलग अलग करके देख रहे हैं और ठीक से चूज नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं पैनल्स वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, बट इन्वर्टर अगर आपको पहले चूज करना है, तो अगर आप हिंदुस्तान में सूर्यघर में या किसी और स्कीम में इन्वर्टर लगा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि भैया इन्वर्टर की कंपनी कहाँ की है। अब भैया इतने सारे इन्वर्टर ब्रांड हैं, कुछ लोग ओईएम करवा रहे हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ पुराने बैठे, कुछ नए बैठे। पहले ये देखिए कि 5 साल बाद वो कंपनी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल। अब उसको सबसे पहले देखने के लिए ये देखना है कि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है क्या। यानी मेक इन भारत प्रोडक्ट। हाँ, मेक इन भारत, मेक इन इंडिया जो है, इसको हम कहते हैं, ये मेक इन प्रोडक्ट होना चाहिए। अब मैं ये भी कहूंगा कि सारा का 100% प्रोडक्ट इस टाइम पे इंडिया में नहीं बन रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। बिल्कुल। पूरा भारत इस चीज पे लगा हुआ है कि किस तरह से हम यहाँ पे बनाए। बिल्कुल ठीक है, हमारी कंपनी ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, फेस्टॉन ने। हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इस टाइम पे चेन्नई में। हमारी जो कैपेसिटी है उसकी वो है करीब 930 इन्वर्टर पर डे। ओहो। अभी हम उसमें से सिर्फ 250 पर डे का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके। ठीक है, और कुछ कंपोनेंट इंडिया में आते हैं, कुछ कंपोनेंट बाहर से आते हैं, बट हमारी ये शुरुआत है। हमने करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट किया है, फैक्ट्री सेटअप किया है, हम भी कुछ चीजें सीख रहे हैं। और आइडिया ये है कि 2 साल के अंदर 1.5 से 2 साल में हम 100% यही बना रहे होंगे। बहुत। जब एक कंपनी इस इंटेंशन के साथ मार्केट में उतरती है, कोई भी कंपनी हो, हाँ। तो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद जिसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतनी टेक्नोलॉजी की है, तो वो आपको नॉट ओनली फॉर रिप्लेसमेंट, आपको एक एडवांस चीज दे सकता है, आपको एक पुरानी चीज भी दे सकता है जो 10 साल पहले यूज हो रही थी। बिल्कुल। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है आप कि मेक इन भारत होना चाहिए, मेक इन भारत होना, और यहाँ पे जो जितना बन रहा है ना, हाँ, उसको सपोर्ट करें। सेकंड पॉइंट क्या होगा सर? सेकंड पॉइंट होगा इन्वर्टर का साइज और हीट सिंक। ओके। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। ये इन्वर्टर 3 किलोवाट का है, जो आपके पीछे आप देख रहे हैं, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। बहुत छोटा है। हाँ, बहुत छोटा है। ठीक है, ये इससे आधे साइज का बन सकता है। ओ, इससे भी आधे सर? हाँ, बट उसमें क्या होता है, लोग पैसा बचाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये इन्वर्टर है, जब चलेगा तो ये हीट जनरेट करेगा। बिल्कुल। इसकी हीट डिसिपेट होनी चाहिए। अगर अंदर अंदर रह गई तो इन्वर्टर उड़ जाएगा, फूक जाएगा। सो उसके लिए ये पूरी बॉडी जो है ये एल्युमिनियम की है। आपका हीट सिंक जो है वो एल्युमिनियम का है। हीट सिंक का डिजाइन, बॉडी का शेप, बॉडी का मतलब हीट डिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो हमको मालूम है कि वो कितनी हीट जनरेट करेगा। बिल्कुल। उसको डिसिपेट करने के लिए आपको कितना एल्युमिनियम चाहिए। सो ये आपको देखना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, इसको और छोटा करते जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और इन्वर्टर उड़ जाते हैं। बिल्कुल। सो आपको ये देखना है कि भैया, अगर आप एंड यूजर भी हैं, हाँ। आप एंड यूजर भी हैं, ठीक है, इफ यू आर एंड यूजर, तो आस्क दिस क्वेश्चन कि इसका हीट सिंक है क्या। और दूसरा, मतलब ये इसकी बॉडी मतलब वो हीट जो ये जनरेट करेगा वो हैंडल करेगी क्या। हीट सिंक को देखिए, हीट सिंक का स्पेसिंग होता है। ठीक है, हीट सिंक पास में रखेंगे तो उसमें से हवा पास नहीं होगी, ज्यादा दूर रखेंगे तो वो हीट डिसिपेट नहीं करेगा। तो प्रॉपर डिजाइन हो। दूसरा, जैसे हमारा इन्वर्टर है, वैसे ही कुछ और भी इन्वर्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं।
उसमें क्या होता है, इनसाइड फैन होता है। ओके। अंदर से फैन का ये होता है कि हीट जो होती है वो कुछ कंपोनेंट्स में जनरेट होती है, ठीक है, और ये क्लास 1 प्रोटेक्शन में माना जाता है, ठीक है, और हीट सिंक पे जो हमारा है वो क्लास 1 प्रोटेक्शन है। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंदर से फैन का मतलब ये नहीं होता कि वो ठंडा करेगा, अंदर से फैन में का मतलब ये होता है कि वो हीट को डिसिपेट करेगा। ओके, एक जगह जनरेट हो रही है, उसको पंखा फैला देगा और फिर हीट सिंक और आपकी बॉडी जो है उसको बाहर निकाल देगी। दिस इज क्लास 1 प्रोटेक्शन फॉर द इन्वर्टर। सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि हीट डीप हो, हाँ, हीट फैलेगा नहीं, हीट फैलेगा नहीं, तो फिर ये उड़ेगा एक जगह पे, मतलब इंटरनल टेम्परेचर ऑफ आईसी 200 डिग्री तक जाता है मेरे भाई, ठीक है। एम्बिएंट टेम्परेचर जो इसका है, हम कहते हैं 50 डिग्री पे कितना परफॉर्म करेगा, मतलब बात, तो वो 200 डिग्री को आपने वो करना है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज है सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है कि अभी पैनल का जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, लाइक अभी एचजेटी पैनल आने वाला है हाँ, और एन टाइप टॉपकॉन अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो इसको लेके क्या ध्यान रखना चाहिए इन्वर्टर चूज करने में? क्योंकि पैनल तो मिल जाएगा, हाँ। फिर इन्वर्टर उसके कंपेटिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट आता है कि आपका दो पॉइंट आते हैं। नंबर 1, आपका इन्वर्टर का स्टार्ट वोल्टेज क्या है? ओके। अगर वो थोड़ा-सा कम होगा, ठीक है, अगर वो थोड़ा-सा कम होगा तो इन्वर्टर जल्दी स्टार्ट होगा। सुबह और शाम को देर तक चलेगा। धूप कम होती है, स्टार्टर वोल्टेज कम पे वो चलता है, तो आपको ज़्यादा जनरेशन नहीं थी। दूसरा, आजकल जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी चल रही है, वो चल रही है पर एमपीपीटी 20 एम्पीयर। जैसे छोटे इन्वर्टर्स में आप देख रहा हूँ 3-5 वाले में 20 एम्पीयर। जो मार्केट में निकल रहा है वो है 16 एम्पीयर। ओह! क्या फ़र्क है उसमें? फ़र्क ये है कि 16 एम्पीयर वाज़ वेरी गुड टिल 530-535। हमारे जो 530-535 के पैनल्स आ रहे थे, तब तक के लिए 16 एम्पीयर वाज़ ऑलराइट। क्यों? क्योंकि वो उसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है और वो 16 एम्पीयर का हिसाब से वो बैठता है। अभी जो पैनल्स आ रहे हैं, दे आर 550, 555, 570, 585, उसमें आपको 20 एम्पीयर की करंट चाहिए, क्योंकि पैनल की जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 30 एम्पीयर है। बिल्कुल, ठीक है। फिर आपको ओवरलोडिंग भी चाहिए, ठीक है। मतलब 3 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप 30% ओवरलोडिंग करते हैं, तो वो और हीट जनरेट करेगा, ठीक है, और आपका करंट फ्लो होगा, तो वो हैंडल करना चाहिए। अगर वो हैंडल नहीं करेगा तो जनरेशन कम होगी। बहुत अच्छा। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी इन्वर्टर चूज करने से ध्यान रख। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सारे इन्वर्टर वाले जो है 16 एम्पीयर पे ही टिके रहेंगे, वो 16 से 20 पे भी आएंगे। लेकिन अगर आप इस टाइम पे 550 वॉट के पैनल्स यूज कर रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड है मार्केट में, ठीक है, अगर आप 550 वॉट का पैनल यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस 20 एम्पीयर का पर एमपीपीटी इनपुट जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आपका सिस्टम अंडर परफॉर्म करेगा या फिर जल्दी चलेगा। बहुत अच्छा। तो बिजनेस में लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए भी जानना जरूरी है, या उसको आप क्या गाइड करेंगे? बिजनेस में मतलब जो लोग सोलर डिस्ट्रीब्यूशन या हाँ, solar उसको इन्वर्टर कैसे चूज करना चाहिए या उसको पैनल कैसे चूज करना चाहिए? इन्वर्टर का तो आप बताओगे। हाँ, यार अगर आप अपना ईपीसी का बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि भैया आपको ये इन्वर्टर्स अवेलेबल होंगे क्या? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप कंप्लीटली प्लान कर लेते हो। आपको कुछ हद तक प्लान करके चलना पड़ता है और कुछ हद तक सडनली आपके पास एक 50 पीस का इन्वर्टर का ऑर्डर आ गया, हाँ, ठीक है? और आपने वो पर्टिकुलर साइज़ के इन्वर्टर नहीं रखे हुए। बिल्कुल, क्या उसकी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है? कोई कस्टमाइज़ेशन माँगता है, ठीक है? भैया हमारा नाम भी छाप के चाहिए, ऐसे चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। क्या आप जिस कंपनी से ले रहे हो, अगर आप उस लेवल का बिज़नेस करना चाहते हो, क्या वो कंपनी आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर पाएगी? मैं एक गारंटी कहता हूँ कि सब कुछ में सपोर्ट नहीं मिल पाता। कुछ लोगों की बहुत अतरंगी डिमांड्स होती हैं कि इसको टेढ़ा करके दे दो, इसको उल्टा करके दे दो, वो सब नहीं। बट जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं एंड कस्टमर की, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ हो रहा है ये और बहुत पर्सनलाइज़ काम हो रहा है, तो लोग माँगते हैं वो कस्टमाइज़ेशंस जो नॉर्मल है। क्या आप वो कस्टमाइज़ेशंस उनको 24 घंटे में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में दे पा रहे हो? अगर हाँ, एंड इफ यू आर वर्किंग इन दैट, तो चूज़ दैट काइंड ऑफ कंपनी। प्लस एक ऐसी कंपनी पकड़ो यार जिसके जिसके दरवाजे के बाहर जाके उसका गला पकड़ सकते हो। ये बहुत क्रूड वे में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यू कैन नॉट बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन। ओके, ठीक है? यस, यस। ठीक है। हाँ, यार कई बार सस्ता मिलता है, वो होता है, ठीक है। बट आप ये देखो, एक सोलर सिस्टम की जो लाइफ है वो 25 साल की है। आज तो 30 साल की लाइफ, 30 साल 30 साल की लाइफ है। 5 साल के बाद वो कंपनी होगी, नहीं होगी, किससे बात करोगे? बिल्कुल, ठीक है।
अगर एक कंपनी है जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में है, ठीक है, यार कुछ तो जा सकते हो, कुछ तो होगा, गायब नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास आपने प्रोडक्ट जो बेचा है उसकी 10 साल के बाद भी सिक्योरिटी हो कि मैं किसी से बात कर सकता हूं और कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। आई डोंट नो वेदर वो हल जो होगा 100% आपके फेवर में होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। बाहर की कंपनी के साथ कोई हल नहीं निकलेगा यार। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट इफ इट इज इंडिया, मैं पेट्रियोटिक रीजन से नहीं कह रहा, मैं कॉमन सेंस बिजनेस रीजन से कह रहा हूँ। हाँ। बट यार पावर टू इंडिया, नो डाउट अबाउट इट, बट आपका अगर बिजनेस करना है तो बी सेफ देन सॉरी। यस, और उससे कस्टमर बेस भी तो अच्छा होगा ना। हाँ, कस्टमर, हाँ। भैया आप कहते हैं हम लोग अपने सिस्टम्स पे लोगो लगाते हैं मेक इन इंडिया का। हाँ, ठीक है यार, हम भी इंडिया में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं से खरीद के उस पर ठप्पा लगा के यहाँ बेचना बहुत आसान होता है यार। अगर खुद बेचे तो मैं 400 अलग अलग किस्म के इन्वर्टर ले आऊं। नहीं, इतना बड़ा फैक्ट्री क्यों बनाऊं? हाँ, इतना बड़ा फैक्ट्री क्यों बनाऊं, है ना यार। सही बात है। और आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप होता है, पहले ही दिन सब कुछ नहीं मिलता। और हार्डकोर बिजनेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर फैंसी सा बन गया और वो चल गया। खाली उतना नहीं, ये प्रोडक्ट है, Product दिखता है, है तो जो दिखता है वो वो दिखता है। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इससे काफी सारे लोगों को सोलर इन्वर्टर चूज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड आई होप आपसे आगे भी बात होती रहे। बिल्कुल होती रहेगी, बिल्कुल। थैंक यू सर। जो अभी चेंज हो रहा है या उसमें इनोवेशन आ रहा है, इसको लेके हम बात करने वाले हैं केतकी जी से। आपने काफी समय तक काम भी किया है, तो आप ये बताओ कि सोलर इन्वर्टर में जो R&D हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, और उसमें अभी आने वाले समय में और क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं? जी, जैसे ही अभी MNRE ने इंडियन मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट किया है, तो की वजह से काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स अभी मार्केट में उभरते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से लोगों को अभी अवेयर हो गए हैं और लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, अपना खुद का भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और R&D सेटअप होना चाहिए। तो अब जाके लोगों में वो थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस आ गया है कि येस, खुद का R&D होना चाहिए। तो हमें व्हाइल चूजिंग द इन्वर्टर, हम जब ऑन ग्रिड इन्वर्टर या कोई भी इन्वर्टर आज मार्केट में दिख रहे हैं या टेक्निकल प्रोडक्ट्स हम चूज कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उनका खुद का R&D है क्या, या वो कुछ लेवल पे इनोवेशंस या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। या OEM करवा के कहीं से बेच तो नहीं रहे हैं। राइट, ये तो भी। वो भी हमें देखना है। अगर उनका सच में खुद का इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बता रहे हैं, तो उनका फैक्ट्री सेटअप, उनकी सारी टेस्टिंग असेंबली लाइंस या कितना प्रोसीजर है, क्या मशीनरीज है, और वो R&D के लेवल पे काम कर रहे हैं क्या, या कितना इनोवेटिव या इनोवेशंस वो प्रोडक्ट के साथ ला रहे हैं। क्योंकि एवरी टाइम टेक्नोलॉजी गेट्स चेंजेस, तो वो टेक्नोलॉजी जो चेंजिंग होते रही है बिकॉज ऑफ पैनल हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम नॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जो डिस्कॉम की तरफ से भी आते हैं या इन्वायरमेंट की वजह से भी होते हैं, तो उसकी वजह से हमें ना टेक्नोलॉजी चेंजेस करनी पड़ती है, होती रहती है। जैसे इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज IT में भी कितनी सारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, वैसे अपने भी इंडस्ट्री में है। तो हमें भी इनोवेटिव बनना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स लाने चाहिए। जैसे अभी नॉट ओनली, जैसे फेस्टॉन अगर देखोगे तो फेस्टॉन में नॉट ओनली ऑन ग्रिड, हम हाइब्रिड के साथ आ रहे हैं। अच्छा, हाइब्रिड भी आ रहा है। जी, हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहा है, माइक्रो इन्वर्टर भी हम ला रहे हैं। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। BESS सिस्टम है, EV चार्जर्स है, तो ऑल दीज आर टेक्निकल प्रोडक्ट्स। तो अभी तक मैं देख रहा था कि माइक्रो इन्वर्टर में सबसे लीडिंग कंपनी जो है वो एनफेज है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं जैसे आप बता रहे हो, तो ये आने वाले समय में कॉस्ट अच्छा मिलने वाला है। मतलब अभी हाई कॉस्ट पे जो चल रहा है वो अच्छा कॉस्ट मतलब कस्टमर को अवेलेबल हो जाएगा, हाँ, और मतलब बजट में आ जाएगी बेसिकली। मैं ये बजट में आ जाएगा और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन मेक में मिल जाएगा। बहुत अच्छा। और क्या मतलब आप कस्टमर को ये बताना चाहो कि सपोज एक इन्वर्टर किसी ने परचेज कर लिया, और ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर एक रनिंग कंपोनेंट है, इसमें डेली इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, तो हो सकता है कि कभी ना कभी कुछ खराबी हो। तो अभी के समय में कस्टमर सपोर्ट क्या होना चाहिए एक कंपनी का? जी, और यदि कुछ कंपनी इस तरीके का कस्टमर सपोर्ट नहीं दे रही है, तो क्या उसका प्रोडक्ट चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि उनका सर्विस सपोर्ट कैसा है, कस्टमर केयर सपोर्ट कैसा है। क्योंकि एक प्रोडक्ट की लाइफ कहीं ना कहीं अगर हम वारंटी भी दे रहे हैं, तो आफ्टर ऑल इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से भी कभी कभी इन्वर्टर पे दिक्कत आती है, खराबी हो सकती है। तो हमें वो
सपोर्ट डायग्नोस करके सपोर्ट देना चाहिए कस्टमर को, और वो कितना रेडीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है क्या अपने पैन इंडिया में, वो देखना चाहिए। और उसके साथ वो कितना फास्ट और यूजर फ्रेंडली सपोर्ट दे रहे हैं। अब जैसे आजकल रिमोट मॉनिटरिंग सपोर्ट में सिर्फ कॉलिंग नहीं रहा है, आज के टाइम पे मोबाइल ऐप भी आ गया है। यस, तो जैसे ये बहुत चेंज हो रहा है। हाँ, तो जैसे अभी फेस्टॉन के पास उनका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, फेस्टॉन केयर ऐप, दैट इज स्पेशली मेड फॉर द सर्विस सपोर्ट। तो मतलब एंड यूजर, एंड कंज्यूमर से लेके सारे इंस्टॉलेशंस के लिए ये सबके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है मोबाइल ऐप, जहाँ पे आपको कस्टमर केयर सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छा, तो मतलब मोबाइल पे सारी जानकारी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कब बन रहा है, कितना बन रहा है, और कब उसको क्लीन भी करना। हाँ, और कुछ इशू भी आया तो तुरंत आपको उसमें कॉल, मैसेज, आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, आप सारा डेटा देख सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और ये क्या क्लाउड से भी रिलेटेड है, यानी आपका खुद का क्लाउड भी है जहाँ पे आप उस डेटा को मॉनिटर करते हो? हाँ, क्लाउड सर्वर्स आप अगर बोलोगे तो यस, अभी हमारे इन्वर्टर का पूरा डेटा आप मोबाइल ऐप में और सर्वर पे देख सकते हैं, और जो कि सर्वर अब तो यानी यदि रियल टाइम में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है यस किसी भी आपके इन्वर्टर में, तो आपको वो पता चल जाएगा। यस यस, इन्वर्टर का सारा इफ आई एम राइट, ये पता चल जाएगा। तो यानी क्योंकि इसके साथ Feston में है, वाईफाई फैसिलिटी है, बहुत वाईफाई डोंगल आता है, हाँ। तो उसके साथ हम इंटरनेट पे क्लाउड पे कनेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा। तो देखो, ये आपको चूज करना चाहिए कि एक इन्वर्टर कितना अपग्रेडेड है। इसके बारे में देख रहा हूँ एक्सपो में आपने ये सोलर एसी का भी लगाया हुआ है, तो इसके बारे में क्या प्लानिंग है? एसी भी सोलर वाला हो सकता है क्या? ऐसा कुछ फेस्टन सोच रही है, फेस्टॉन? यस यस डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी बताया कि इनोवेशंस या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं, तो उसमें एक प्रोडक्ट हमारा सोलर हाइब्रिड एसी भी है। अच्छा, तो आपका सारा एयर कंडीशनिंग आज सोलार पे आप चला सकते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का कोई बिल नहीं लगेगा। तो ये डायरेक्टली सोलर पैनल से चलेगा? डायरेक्टली सोलार पैनल से कनेक्ट होगा, और आपको पूरा ये डीसी से हीट देगा। मतलब इट इज लाइक कि आप दोनों टाइम पे यूज कर सकते हैं, ये विंटर में भी यूज कर सकते हैं, समर में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग से हॉट एंड कोल्ड जो बोलते हैं। यस, हॉट एंड कोल्ड, और इसके लिए भी अलग से मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, तो ये बहुत इनोवेटिव लगा। और इसमें एक मस्त चीज मुझे दिखा कि MC4 कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो यानी डायरेक्टली आप सोलर पैनल को इसमें जोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और आने वाले समय में ये प्रोडक्ट जितना जल्दी अवेलेबल हो जाए। अभी अवेलेबल है या नहीं है? यस, और या मार्केट में आपके सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है? ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और जैसे अभी मैंने बताया कि हाइब्रिड इन्वर्टर और माइक्रो इन्वर्टर मोस्टली विद इन 1 and 2 मंथ्स से वो भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू केतकी जी। हेलो एवरीवन, मैं ईशान चतुर्वेदी, सन दिल्ली सोलर से। हम फेस्टॉन इन्वर्टर्स के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं राजस्थान के, और आज हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं जिनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, इन मिस्टर नितिन पाटनी फ्रॉम वॉट ग्लो पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कोटा में। फेस्टॉन आपको इन्वर्टर्स यहाँ मिलेगा, आप काफ़ी इंस्टॉलेशन के साथ भी कर भी चुके हैं। 2 मिनट में इनसे आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। नितिन जी कैसे हैं? बस एक तो बढ़िया। नितिन जी का कैसा है कोटा का मार्केट? कोटा का मार्केट काफ़ी अच्छा मार्केट है, और हम करीबन 3 महीने से फेस्टॉन इन्वर्टर वहाँ यूज़ कर रहे हैं, और 50 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन हम वहाँ पे कर चुके हैं। ऑलराइट। और टेलसेल मार्केट में अभी EPCs और जो एंड यूज़र है वो भी काफ़ी खुश है इसको प्रोडक्ट को। ओके, कि अभी तक आपने कितने इंस्टॉलेशन साथ में कर चुके हैं फेस्टॉन? करीबन 50 से 50 इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ के चाह रहे हैं कि मार्च तक हमारे 500 इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। आप लोगों को फेस्टॉन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप कोटा में APC का काम करते हैं, प्लीज़ नितिन जी से कांटेक्ट करें। आपको सारी जो भी सर्विस, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको नितिन जी देंगे। सो नितिन जी, so let's have Feston always on Koटा.